गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन की कैपेसिटर्स की, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसके बाद रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स किया। अब बेटा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स को किस तरीके से कंबाइन करेंगे? सेल्स को यहां पर हम फिर से दो तरीकों से कंबाइन करेंगे। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देख लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है। अगर हम बेटा एक सेल लाएंगे, इधर देख लीजिए, ये एक सेल है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है बेटा, क्लियर? अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, ये सेकंड सेल है। अगर नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट सेल का किसके साथ बांधेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल, and so on, then such combination of cells is called series combination of cells। बेटा एक बार फिर से आप लोग समझिए, अगर नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट सेल का कनेक्ट किया जाए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल कनेक्ट किया जाए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल, एंड सो ऑन, देन सच कॉम्बिनेशन वी कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो कैसे बोलोगे आप? when the negative terminal of first cell is connected with the positive terminal of second cell, negative terminal of the second cell is connected with the positive terminal of the third cell, and so on, then such combination we called as series combination of cells। ठीक है? अब हम आइडेंटिकल सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे बेटा आइडेंटिकल सेल्स की। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब होता है एक जैसी सेल्स है, आइडेंटिकल सेल्स। इधर देख लीजिए बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को कैसे करना है, क्या करना है, वो आप लोगों को सब समझाएंगे। सबसे पहले एक सेल, कल समझाया था मैंने, एक सेल में एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, लेकिन इसी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। ये हो गई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसका ईएमएफ, सेल का ईएमएफ है कैपिटल E। तो ये बन गई सेल। इस सेल को मैं डॉटेड में रखता हूं इस तरीके से, ताकि आप लोग समझ पाओगे कि ये एक सेल है जिसके अंदर होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेल के अंदर होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें यहां पर सेल के बाहर बनाना पड़ता है। लेकिन इसीलिए मैंने ये डॉटेड पोर्शन में बना दिया इस पूरे सेल के अराउंड। इसको बोलते हैं सेल। ये पूरी डायग्राम बन गई अब सेल की। ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। अच्छा, इसको हम लिखेंगे C1, सेल 1। ये सेल 1 है। अब नेगेटिव टर्मिनल हम बांध देंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल। पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल। तो इसमें भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है,
इसका भी ईएमएफ कैपिटल ई है। ठीक है, ये जो सेल है इसको बोलेंगे सेल नंबर 2। ये बेटा सेल नंबर 2 है और दिस इज सेल नंबर 2। इसी तरीके से नंबर ऑफ सेल्स को जोड़ दिया गया है किसमें बेटा, सीरीज में। तो ये है सेल नंबर n, ये सेल नंबर n है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है r और इसका ईएमएफ भी कैपिटल E। आइडेंटिकल सेल्स लाई मैंने, आइडेंटिकल सेल्स लाई बेटा, ये है, दिस इज सेल नंबर n। ठीक है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल n, इन सेल्स को मैंने बांध दिया बेटा किसमें, सीरीज में। और सीरीज में बांध दिया मैंने विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये है बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, जिसमें करंट करेगी फ्लो R। और आप सबको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आती है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, इसमें फ्लो करके ये I है और यहां से वापस जाएगी करंट टू द नेगेटिव। इसका मतलब हो गया सेल, इधर देख लीजिए, अगर ये सेल है, सेल के अंदर एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होती है। अगर ये मानेंगे सेल के बाहर चलती है करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेल के बाहर, लेकिन सेल के अंदर, सेल के अंदर चलती है करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव चलती है, बाहर चलती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखना बेटा। अच्छा, और एक चीज आप लोगों को बताना है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इक्विवेलेंट सर्किट बना के रखते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। अगर n नंबर ऑफ सेल्स मैंने लगाई, अगर मैं एक सेल लगाऊंगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेल। पढ़ाया है मैंने, नंबर ऑफ सेल्स के बजाय एक सेल का यूज करेंगे तो इक्विवेलेंट सेल होती है, वो हो गई ये इक्विवेलेंट सेल। ठीक है, ये हो गई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ये मेजर करनी है। ये हो गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, ये हो गई C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेल। अब इसका ईएमएफ कितना है, इन सेल्स का टोटल ईएमएफ कितना वो यहां लिखना है, इन सेल्स की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है वो यहां पर लिखनी है, वो कैलकुलेट करके लिखनी है, ऐसे नहीं लिखनी है। देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स लाई, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स लाई, जिनको मैंने सीरीज में बांध दिया विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये जो स्मॉल r है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल है, और कैपिटल E जो है इट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। आइडेंटिकल सेल्स का हम मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब आप लोग मुझे बता दीजिए सेल्स किस में कनेक्टेड है, ये मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं। अगर सीरीज में रजिस्टर्स होती है ऐसे R1, R2, R3, आप सबको पता है सीरीज में होती है करंट सेम, करंट सेम लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, V1, V2, V3, ये पढ़ाया। करंट सेम होती है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब आप लोग मुझे बता दीजिए जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा इनमें, यहां पर टोटल वोल्टेज होती थी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे। अब आप लोग मुझे बता दीजिए इसमें इफेक्टिव ईएमएफ,
इफेक्टिव ईएमएफ of all the cells connected in series, effective EMF of all the cells हो गया V1 plus V2 plus V3। इसमें आएगा, इसका EMF कितना है E, दूसरे का EMF कितना है E हो गया, जैसे यहां पर किया, प्लस शाबाश बेटा, फटाफट बता दीजिए, E प्लस डैश 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 अप टू कितनी टर्म्स है, n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया n प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई अप टू n टर्म्स हो गया। इफेक्टिव ईएमएफ इज इक्वल टू n टाइम्स कैपिटल E, ये समझना है। ये हो गया इफेक्टिव ईएमएफ। इफेक्टिव ईएमएफ कितना आया बेटा, इफेक्टिव ईएमएफ आ गया NE। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखूंगा, अंडरस्टैंड करना। अब बता दीजिए इफेक्टिव और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में आप सबको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में तो रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, जरा मुझे बता दीजिए इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया बेटा, R, इसका R प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। ये भी कितनी है बेटा, n टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n टर्म्स। इसीलिए अगर ये सेल्स भी n नंबर है, हो गया इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया NR। क्लियर बेटा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस इसका E इनका सम हो जाएगा, हो गया NE, क्योंकि n टर्म्स है। इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये भी n टर्म्स है, इसलिए आया NR। शाबाश। अब मुझे बता दीजिए आप लोग एक चीज, एक और रेजिस्टेंस है जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए मैं लिखूंगा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गई बेटा, एक तो ये है और प्लस ये, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया R प्लस NR, एक तो ये R प्लस ये टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में एक तो ये है और इन सभी इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम, तो ये हो गई टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। शाबाश। अब करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I, current flowing through the circuit is given by I is equal to, करंट होती है शाबाश बेटा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होती है करंट। वोल्टेज का मतलब हो गया यहां पर इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ, ठीक है, इफेक्टिव ईएमएफ हो गया वोल्टेज, रेजिस्टेंस हो गई टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन गई वोल्टेज और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन गई ये वाली रेजिस्टेंस। हो गया बेटा I इज इक्वल टू इफेक्टिव ईएमएफ हो गया NE अपॉन टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया R प्लस NR। दिस इज इक्वेशन नंबर
सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा ये आ गई करंट जो फ्लो करेगी इस पूरे सर्किट में, ठीक है। अब स्पेशल केसेस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशल केसेस इसके स्पेशल केसेस में ही आप लोगों को समझ आएगा सेल्स का। इधर देखो, सबसे पहले मुझे बता दीजिए इसमें कितने सेल्स हमने की यूज, n नंबर ऑफ सेल्स। हर सेल का ईएमएफ कितना है, E। इफेक्टिव ईएमएफ कितना है, NE। इसका मतलब हो गया जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट का इफेक्टिव ईएमएफ इस सेल का क्या होना चाहिए, NE। अगर हम एक सर्किट बनाएंगे इस पूरे सर्किट की वजह से, उसका इफेक्टिव ईएमएफ होना चाहिए NE। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन सभी सेल्स की वजह से जो एक सेल की रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी बेटा, NR। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया NR, ठीक है बेटा। ये आ गया इक्विवेलेंट सर्किट। अब स्पेशल केसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशल केसेस का। केस फर्स्ट है बेटा, अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी फार ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। अगर इफ कैपिटल R is far greater than total internal resistance of the cells NR, अगर ये R far greater than है total internal resistance of the cells, then equation third becomes, बेटा ये इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी उस वक्त, ये इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी, अगर या एक मिनट, अगर इफ R इज फार ग्रेटर देन NR, ये देन R प्लस NR, अगर ये वाली टर्म फार ग्रेटर देन है NR से, तो दिस टर्म इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R। NR तो वेरी स्मॉल है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इक्वेशन थर्ड बिकम्स, शाबाश बेटा, ये इक्वेशन क्या बनेगी, I will become equal to NE अपॉन R प्लस NR के बजाय क्या लिखना है, R, विच इज इक्वल टू N टाइम्स E अपॉन R, N टाइम्स E अपॉन R। मगर ये जो I है, I इज इक्वल टू N E अपॉन R, E अपॉन R हो गया EMF अपॉन रेजिस्टेंस। E अपॉन R का मतलब हो गया बेटा, इस E अपॉन R का मतलब हो गया, E अपॉन R का मतलब हो गया करंट। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का मतलब हो गया करंट, मगर करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, हमने अगर 5 सेलें यूज की, अगर हमने 5 सेलें यूज की, हर कोई सेल अगर मुझे 2 एंपियर की करंट देती है, 2 एंपियर की करंट देती है, टोटल करंट कितनी मिलेगी मुझे, I इज इक्वल टू 5 सेलें हमने यूज की, 5 सेल्स हमने यूज की, हर कोई सेल देती है 2 एंपियर की करंट, तो टोटल करंट मुझे मिलेगी 5 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 10 एंपियर। इसका मतलब है ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो क्लियर है, ये अच्छा केस है, ठीक है। लेकिन ये हो गया स्पेशल केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 आप लोगों को मैं यहां पर समझाता हूं, ये मिटाऊंगा मैं, फिर आप लोगों को ये याद रखना है बेटा,
कौन सा केस इसमें यूजफुल है और कौन सा यूजलेस है। केस सेकंड, केस सेकंड बराबर इसी तरीके को, इसी को देख देख के आप लोगों को लिखना है। इफ R इज फार फार लेस देन NR, इसका मतलब हो गया द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज फार फार लेस देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। ठीक है, देन शाबाश बेटा, R प्लस NR, R प्लस NR ये इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, शाबाश बेटा, NR, क्योंकि R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही हमने बहुत ही कम रखी एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स। शाबाश बेटा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड बिकम्स, ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, करंट, शाबाश, I इज इक्वल टू NE अपॉन NR, R तो नेग्लेक्ट, N और N कैंसल, E अपॉन R, मगर I E अपॉन R हो गया वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो गई बेटा करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा केस यूजफुल है और कौन सा केस यूजलेस है। इधर देखो बेटा, आप लोगों ने मान लीजिए दुकान से 5 सेलें लाई, कितनी सेल्स, 5 सेल्स, उनको हमने सीरीज में बांध दिया। क्या बांध दिया बेटा, सीरीज में। अगर हमने सीरीज में बांध दिया तो अगर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का वैल्यू अगर ज्यादा रखा एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, अगर मैंने R रखा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फार फार ग्रेटर देन रखा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, तो हमें करंट मिलती है 5 सेल्स की वजह से। अगर एक सेल हमने 2 एम्पियर की करंट देती है, 5 सेल्स कितनी करंट देगी, I मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 हो गया 10 एम्पियर। मगर इस केस में अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी फार फार लेस देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, तब आपको 5 सेल्स तो सेल बांध दी आप लोगों ने सीरीज में, लेकिन करंट मिलती है सिर्फ आप लोगों को एक सेल की वजह से। इसका मतलब हो गया करंट इस केस में आप लोगों को सिर्फ मिलेगी 2 एम्पियर, लेकिन सेल्स कितनी यूज की, 5, करंट कितने की मिल रही है, एक सेल की। इसका मतलब हो गया ये वाला केस जो है, केस सेकंड, केस सेकंड जो है इट इज यूजलेस, इसका यूज ही नहीं है, क्योंकि मैंने 5 सेल्स लाई बाजार से, 5 सेल्स को सीरीज में बांध दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम रखा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स से, तब मुझे मिलती है 5 सेल्स की वजह से मुझे एक सेल की करंट मिल रही है। लेकिन केस फर्स्ट में अगर मैं 5 सेल्स को सीरीज में बांध रहा हूं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज्यादा रख रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स से, तब मुझे 5 सेल्स सीरीज में बांधने पर 5 सेल्स की करंट मिलती है। तो इसका मतलब हो गया केस फर्स्ट जो है इट इज यूजफुल और केस सेकंड जो है इट इज यूजलेस। 5 सेल्स के n सेल्स को बांधने पर मुझे एक सेल की वजह से एक सेल की करंट मिलती है, इधर n सेल्स के बांधने पर n सेल्स की ही करंट मिलती है। इसलिए केस फर्स्ट इज यूजफुल एंड केस सेकंड इज यूजलेस। ठीक है, अब मुझे कंक्लूजन बता दीजिए कब मुझे मिलेगी मैक्सिमम करंट इस कॉम्बिनेशन में। In order to get the maximum current from series combination of cells, the external resistance should be far greater than the total internal resistance of the cells. बेटा अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए ऐसी कॉम्बिनेशन में तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी फार ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए इन
ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल से, इसलिए केस फर्स्ट बनता है यूजफुल। क्लियर बेटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट समझने के लिए क्वेश्चन है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।